हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 10 है सदिश बीजगणित की जो प्रश्नावली 10.4 को डिटेल में पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो प्रश्नावली है बच्चों, जो टॉपिक हमारा है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। देखो, गुणनफल दो टाइप के होते हैं सदिश के, एक डॉट और एक क्रॉस। डॉट को अदिश गुणनफल बोला जाता है और ऐसे क्रॉस में जो होता है उसे सदिश गुणनफल बोला जाता है। तो वो चीज़ आपको पहले से ही पता होगी और वो चीज़ मैंने पहले से ही आपको सिखा भी रखी है इससे पहले वाले वीडियोज़ में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने सिखा भी रखा है आपको। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो बोल रहा है, देखो सबसे पहले क्रॉस की बात हो रही है तो ए क्रॉस भी एक सदिश होता है और ए डॉट भी एक अदिश होता है। तो ये चीज़ आप हमेशा नोट करके रखना, आपसे एमसीक्यूज में आ सकता है। अगर दो सदिशों की सदिश गुणन की जाए तो एक सदिश मिलता है और दो सदिशों की अगर अदिश गुणनफल की जाए तो हमें एक वास्तविक संख्या मिलती है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर ए और बी आपके दो शून्येतर सदिश हैं और ए क्रॉस बी आपको 0 दे रहा है, ठीक है, तो ये तभी संभव है एक दूसरे के क्या हों, वो तभी संभव है जब एक दूसरे के वो क्या हों, समांतर हों। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ए क्रॉस बी 0 है तो तभी पॉसिबल है जब वो आपस में क्या हो, समांतर हो। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगर थीटा का मान, ठीक है, फॉर्मूला जो क्या होता है ना, साइन थीटा करके, ये सूत्र आप याद लिख लीजिएगा कोड निकालने का। ठीक है, साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मॉडुलस। ठीक है, अब में आ जाता है ए का मॉड बी का मॉड। ठीक है, अगर थीटा का मान π/2 होता है ना तो ए क्रॉस बी इसके बराबर है। ये रिजल्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस सूत्र को याद करो, बस ये याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी ये चीज़ आपको पहले से ही पता होगी। ये चीज़ मैंने 10.3 में ही समझा दिया था कि अगर आप आई क्रॉस के करोगे तो आपको जे मिलेगा। ठीक है, जे क्रॉस आई करोगे तो आपको के मिलेगा। ठीक है, और के क्रॉस जे करोगे तो आई मिलेगा। डायरेक्शन चेंज होने पे माइनस लग जाता है। सेम टू सेम का आई क्रॉस आई का, जे क्रॉस जे का, के क्रॉस के का 0 होता है। ये सब मैंने आपको 10.3 में समझा रखा है, बता रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग वाले वीडियोज़ में ही सब कुछ समझा दिया है। और ये जो गुणधर्म है इसको भी देख लीजिए, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ए का क्रॉस बी के साथ आ जाएगा प्लस ए का क्रॉस सी के साथ आ जाएगा। ऐसे ही कोई अगर स्केलर कुछ एक अदिश राशि ले लो लैम्डा और इसके साथ गुणा करो तो एक ही बार, ये नहीं ए के साथ भी होगा बी के साथ भी होगा, ऐसा नहीं है, एक ही बार गुणा होता है, चाहे उसे आप ए के साथ लो चाहे उसे आप बी के साथ लो। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक, इसके जितने भी उदाहरण हैं बहुत ही ईजी है, आसान है और उदाहरण आप आराम से कर लेंगे। 4 ही उदाहरण है इसमें। सो पहले प्रश्नावली देखिए, उदाहरण तो पहले से ही सॉल्व है, वो खुद कर लोगे। पहले प्रश्नावली देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। इस प्रश्नावली बहुत ही छोटी है, 12 क्वेश्चन ही है इसमें, एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ हमारा बेसिक और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तो प्लीज़ पूरा देखना। कह रहे हैं ये ए है ये बी है, ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना है, मॉडुलस निकालना है। ठीक है ना, मॉड का सिंबल दे रखा है। तो एनसीईआरटी को रखते हैं साइड और क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है बच्चों में, ए, जो ए सदिश हमें दे रखा है वो दे रखा है आई माइनस के साथ जे प्लस के साथ के। ठीक है, फिर हमें क्या दे रखा है बी, दूसरा वेक्टर दे रखा है 3i माइनस के 2j प्लस के 2k। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, ये चीज़ हमें निकालना है। तो ऐसे पहले एक सिंबल बनाओ। ये सब तो अपने कक्षा 11 में ही पढ़ लिया होगा, फिर से एक बार पढ़ना पड़ रहा है हमें। तो इसका गुणज कितना है 1, इसका गुणज कितना है माइनस के साथ, इसका गुणज क्या है प्लस के साथ। ठीक है, इसका गुणज है 3, इसका है माइनस के 2 और इसका है 2। ठीक है, सो आपको क्या करना है, यहाँ आई लिखना है। आई लिखने के साथ आई को छुपा दीजिए। 7 दूनी माइनस के 14, गुणा खत्म, माइनस लग जाएगा। 7 दूनी 14, माइनस का 14 आएगा और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो प्लस के 14 हो जाएगा। आई का हो गया, अब जे को छुपाऊँ, पहले प्लस होता है फिर माइनस। ठीक है,
1 की गुणा 2 के साथ। देखो जब ऐसा नियम लगाओगे तो माइनस ही लेना है, ध्यान रखना। 1 दूनी 2, 7 तियाँ 21, ठीक है। प्लस माइनस फिर अब आ जाएगा प्लस, के को छुपाऊँ, 1 दूनी माइनस के 2, 7 तियाँ 21, माइनस के माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 0 आई, 21 में से 2 घटाएंगे माइनस के 19, और ये माइनस बाहर है तो प्लस के 19, और 21 में से 2 घटाएंगे ये प्लस के 19, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई ए क्रॉस बी। अब इसका हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालेंगे, इसका गुणज क्या है, ओ 0, 0 का वर्ग, 19 का वर्ग, और ये भी 19 का वर्ग। तो 19 का वर्ग कितनी बार है, 2 बार है गुणे में, तो 19 का वर्ग बाहर आके 19 हो जाएगा, 2 का जोड़ा नहीं बना हुआ अंदर, अंदर रह जाएगा 19 अंडर 2, ठीक है। ये हमारा उत्तर आ जाएगा, आराम से हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। कह रहे हैं ए प्लस बी ए माइनस की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। हमें लंब दिशा में मात्रक दिशा में ज्ञात करना है। ये ए है और ये बी है, ठीक है। देखो पहले तो हमें ए प्लस बी काउंट करना है, फिर ए माइनस बी काउंट करना है, और लंब दिशा बोल रहा है, वो निकालने के बाद उसका हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है, और ए और बी आपको दे रखे हैं, ठीक है। सो हमें दिया क्या है, पहले ए वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर हमारे पास कितना है, 3i प्लस के 2j प्लस के 2k, और बी वेक्टर हमें दे रखा है क्वेश्चन में i प्लस के 2j माइनस के 2k। तो जो चीज़ निकालनी है पहले हम निकाल लेते हैं, a प्लस बी वेक्टर, ये हमें चाहिए होगा। तो देखो 3 और 1 4i, 2 और 2 4j, ये सब तो बेसिक कैलकुलेशन है। प्लस का 2k माइनस का 2k, इधर हो जाएगा 0k, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, a माइनस बी, तो a से b घटाएंगे, 3 में से 1 i घटेगा तो 2i, 2 में से 2 घटेगा तो 0j, और 2 में से माइनस 2 घटाएंगे तो प्लस के 4 की हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ से 4i प्लस 4j और यहाँ से 2i प्लस 4k आ गया, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है, a प्लस बी और a माइनस बी लंब दिशा में सदिश निकालना है। पहले लंब दिशा में सदिश बोला है, जो सदिश आएगा उसका फिर मात्रक सदिश निकालना है, ठीक है। उसका फिर मात्रक, लंब दिशा में सदिश मान लेते हैं कि वो सदिश सी है। लंब दिशा बोला है ना, तो लंब का मतलब होता है क्रॉस, इसका और इसका क्रॉस निकालना है आपको, ठीक है। सीधी सी बात है, मतलब ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये चीज़ तो हमें भले भांति आती है। यहाँ आई, यहाँ जे, यहाँ के लिख दिया, और 4 0, और यहाँ है 2 0 4। अभी मैंने आपको सिखाया था कैसे करते हैं। यहाँ आई लिखेंगे, आई को छुपाए, 4 चौके 16 0, ठीक है। फिर माइनस के जे, ये भी वही आ रहा है, 4 चौके 16, 0 गुणा 2 0, फिर किया जाएगा 4 0 0, 4 दूनी 8, ठीक है। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको ये आ जाएगा 16i माइनस के 16j माइनस के 8k। ये हमें सदिश मिल गया है, लंब वाला सदिश, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है, ठीक है। अतः सी का मात्रक सदिश, ये चीज़ अपन को निकालनी है। सी कैप निकालना है, तो वो क्या होता है, सी अपॉन मॉडुलस सी बार,
है, ये शुद्ध रहता है। सी हमारे पास क्या है बेटा, सी हमारे पास है 16 आई 16 जे माइनस के 8 के, सबके ऊपर यूँ कैप लगा होता है, आप जानते हैं। और इसका मॉडल निकालना है तो 16 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग और माइनस 8 का वर्ग। ठीक है, इसको हल कर देंगे तो 16 का वर्ग कितना 256, ये भी 256 और 64, 16 का वर्ग 256 और ये 64, माइनस का वर्ग करने में प्लस आ जाता है कि नहीं। तो ऊपर आ गया 16 आई माइनस के 16 जे माइनस के 8 के। इसको जब हल करेंगे तो ये जोड़ो कितना आ रहा है 576। ठीक है, कितना आ रहा है 576। तो वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में आता है, तो यहाँ प्लस माइनस 576 का वर्गमूल कितना होता है 24। ऊपर आया हमारा 16 आई माइनस के 16 जे माइनस के 8 के। ठीक है, तो अंदर गुणा करेंगे तो 16 कट जाएगा वैसे, प्लस माइनस 16 बट्टे 24 आई। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस 16 जे बट्टे 24 प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस 8 बट्टे 24 की। काटो इसको, 4 चक्कू 16, ठीक है 4 छंग 24 और भी कटेगा इससे, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 से कट रहा है। और काटना सेम संख्या से ऊपर नीचे है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, 8 एकम 8, 8 तिया 24। ये हमारा आंसर आ गया जो कि आपसे बोला गया था, मात्रक सदिश। ठीक है, ये निकल गया। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो बच्चों, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार दोबारा ज़रूर देखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में बार बार। क्या बोला है, एक मात्रक सदिश ए आई के साथ पाई बट्टे 3, जे के साथ पाई बट्टे 4 और के के साथ न्यून कोण थीटा बनाता है। थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा तीसरा है। ए के घटक भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो देखिए बच्चों, माना हम क्या मान लेते हैं, माना मात्रक सदिश ए वेक्टर जो है ना, आई के साथ, जे के साथ और के के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है। ठीक है, ये हमने माना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि आई के साथ पाई बट्टे 3 कोण बनाता है। ठीक है, जे के साथ पाई बाई 4 कोण बनाता है और गामा के साथ क्या कोण बनाता है वो नहीं बोला गया, उसको मैं थीटा बोल देता हूँ कि थीटा कोण बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसको करने का और एक तरीका भी बहुत लंबा चौड़ा तरीका है, उसे मैं नहीं करवा रहा हूँ। ये सिंपल तरीका तभी मैं इसको करवा रहा हूँ। हम जानते हैं चूँकि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान 1 होता है, हम जानते हैं। अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, थीटा हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है। तो कॉस अल्फा का मान कितना है पाई बट्टे 3 स्क्वायर, बीटा का मान क्या है पाई बाई 4 स्क्वायर और ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा पाई बट्टे 3। ठीक है, कॉस 60 का मान कितना होता है 1 बट्टे 2 और इसका मान होता है 1 बट्टे अंडर रूट 2। देखो यहाँ से आ जाएगा 1 बट्टे 4, यहाँ से आ जाएगा 1 बट्टे 2। क्लियर, ये चीज़ें लगा देने इट इम्प्लाइज करेगा। अब देखो ये 1 बट्टा 2 इधर आके घटाएंगे 1 में से, तो कॉस स्क्वायर थीटा, देखो 1 में से आधा घटाएंगे आधा बचेगा। ठीक है, और ये प्लस का 4 इधर के माइनस का 4 हो गया, लॉस ऑफ 4 आ गया, 2 दूनी 4
ठीक है, ये आ गया 1/4। तो कॉस थीटा वर्गमूल आ जाएगा 1/4 का। तो कॉस थीटा का मान कितना जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 है। इधर कॉस है तो इसका मान भी कॉस में सोचिएगा, तो इसका मान आ जाएगा कॉस का 60 का मान होता है ना, 60 बोले तो π/3। कॉस से कॉस तुलना करोगे, थीटा का मान कितना आ जाएगा π/3। जो थीटा तुम्हें नहीं मालूम था वो भी तुम्हें मिल चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो जो घटक बोल रहा था कि भैया घटक क्या होगा, तो वो हमें मिल चुका है। अतः ए के घटक, ठीक है, ए के घटक पहला क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो, ये कॉस अल्फा जो है ना, ये घटक में आता है 1/2। पहला घटक होगा 1/2, दूसरा क्या होगा 1/√2, और तीसरा π/3। पहला भी π/3 है, ये भी π/3 आएगा। तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये हमें एक का घटक मिल जाएगा, और जो थीटा कोण है वो हमें कितना मिला था π/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल मेथड से मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 4 में, इसको हल करना है। ठीक है, हल करते हैं। हमें क्या दे रखा है, यहाँ है a माइनस बी वेक्टर और गुणा है a प्लस बी वेक्टर, और ये चीज़ दे रखी है 2a क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में अच्छा सिद्ध करना है ये चीज़ इसके बराबर है, तो हम ले लेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष लेने पर इसको हल करके ये लाना है, तो ये ले लिया a माइनस के बी वेक्टर। ठीक है, अब गुणा करते हैं। पहले a से स्टार्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा a क्रॉस a, क्रॉस है ना, और फिर a प्लस a प्लस चिन्ह a क्रॉस b। a का हो गया माइनस ले लो, b क्रॉस a और प्लस माइनस माइनस b क्रॉस b। आप जानते हैं सेम टू सेम जब चीज़ होती है उसका मान क्या होता है 0। ठीक है, इसकी जगह पे 0 लग जाएगा, और ये हो गया a क्रॉस b। और अगर मैं इसका सेम इधर डायरेक्शन चेंज करूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a पहले आ गया b बाद में आ गया, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज होगी तो नेगेटिव सामने लग जाता है, और इसका मान तो क्या है 0। ठीक है, इसकी जगह पे ये है, इसकी जगह पे ये है, और इसकी जगह पे ये है, तो ये a क्रॉस b माइनस माइनस प्लस a क्रॉस b। कितनी बार है, 2 बार, 2a क्रॉस b। आ गया प्रूफ, यही तो मैं प्रूफ करना था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं लैम्डा और न्यू ज्ञात करना है अगर ये चीज़ 0 के बराबर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सो हमें क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया है, 2i प्लस 6j प्लस 27 के, क्रॉस में है i प्लस लैम्डा j प्लस न्यू के, किसके बराबर, 0 वेक्टर के बराबर, 0 या 0 वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, सो क्रॉस है, i j के हैं, तो इसको तो ऐसे लिखेंगे हम, यहाँ i यहाँ j यहाँ के, 2 6 27 यहाँ से गुणज 1 लैम्डा न्यू, और इसे 0 को 0 वेक्टर लिख दो, बाद में तुलना कर देंगे। i ये हो जाएगा 6 न्यू
माइनस के 27 लैम्डा, जे को छुपाओ 2 न्यू 27 एकम 27 प्लस माइनस प्लस 2 लैम्डा 6 एकम 6। ठीक है, ये चीज आ गई। अब क्या है ना, ज़ीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, ज़ीरो वेक्टर लिख सकता हूँ, 0i प्लस 0j प्लस 0k, है ना। ये कैप ज़रूर लगा दूँ, मैं लगाना भूल जाता हूँ, तो आप मत भूलना। ठीक है, अब ये चीज़ इसके बराबर है, तुलना कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसके बराबर है, तुलना हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बार तुलना करेंगे तो 2 न्यू माइनस का 27, इसका गुणज क्या है, जे का गुणज 0, तो उधर चला जाएगा माइनस का प्लस, और ये 2 गुणे में रख के क्या हो जाएगा बट्टे में, पहला आंसर। अब हमें लैम्डा का मान भी निकालना है। ये चीज़ देखो, यहाँ से भी लैम्डा मिल जाएगा वैसे तो, फटाक से यहाँ से लेते हैं। 2 लैम्डा माइनस 6 किसके बराबर होगा, के का गुणज 0 के बराबर होगा, तो माइनस का 6 इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 है, ये 2 गुणे में जाके बट्टे में आ गया, 2 3 6, तो लैम्डा का मान कितना आ गया, 3 आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। ये लॉजिकल प्रॉब्लम है। कह रहे दिया हुआ है कि a डॉट बी 0 है। ठीक है, अगर a डॉट बी 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि वो लंबवत है, और a क्रॉस b 0 का मतलब है वो समांतर है। सदिश a और b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 लॉजिकल प्रॉब्लम है। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो a वेक्टर है और डॉट b वेक्टर है वो भी 0 है, और a क्रॉस b ये भी 0 है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि a जो वेक्टर है वो b पर लंबवत है, लंब का चिन्ह ये है ना। अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं a वेक्टर b पर लंब है, इसका मतलब ये होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि जो a वेक्टर है वो b वेक्टर के समांतर है। a वेक्टर b पर समांतर है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक वेक्टर दो सेम ही है, वो लंबवत भी हो और वो समांतर भी हो। लंबवत समझते हैं ना, अगर ये वेक्टर b है तो ये वेक्टर a है पहली कंडीशन में। ठीक है, और ये लंबवत भी है और ये समांतर भी है, ये वेक्टर b है और ये वेक्टर a है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा हो नहीं सकता, दोनों चीज़ें दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। इससे तो मैं ये कैलकुलेशन कर सकता हूँ, ठीक है, कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं हो सकती हैं, और यही इसका परफेक्ट रीज़न होगा। ठीक है, यही इसका परफेक्ट रीज़न होगा, तो यही आप लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं ए बी सी क्रमशः, ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपको ये सिद्ध करना है। तो लेफ्ट वाला पहले हल करेंगे, फिर राइट वाला हल करेंगे, तो देखेंगे कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आसान है अगर मैं बताऊं तो। ठीक, सो देखो बच्चों, 7वां क्वेश्चन है, दिया है, क्या दे रखा है बच्चों, ए। ये जो वेक्टर है वो क्या दे रखा है, a1i प्लस a2j प्लस a3k। फिर b वेक्टर दे रखा है b1i b2j प्लस b3k, और c वेक्टर हमें दे रखा है
C1i प्लस C2j प्लस C3k। ठीक है, हमें सिद्ध करना है हमें सिद्ध क्वेश्चन में ये करना है कि जो A क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ये एक्चुअली तो एक आइडेंटिटी है, ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, इसको ही हमें सिद्ध करने के लिए बोला है इस क्वेश्चन में। तो पहले बायां पक्ष हल करते हैं, फिर दायां पक्ष हल करेंगे। तो बायां पक्ष लेने पर पहले बायां पक्ष हल करते हैं। पहले B प्लस C निकाल दो। B प्लस C वेक्टर क्या होगा, ये B है ये C है, तो I को निकालोगे बाहर तो B प्लस C1i, B2 और C2 जुड़ जाएंगे, B2 C2j B3 C3 के, ठीक है। और ये तो A है। अब हमें क्या निकालना है, A क्रॉस B प्लस C। तो यहाँ लिखेंगे हम I J K। A के गुणज क्या है, A1 A2 A3, A1 A2 A3। और यहाँ पर B प्लस C का क्या है, B1 प्लस C1, यहाँ है B2 प्लस C2 और यहाँ है B3 प्लस C3, ठीक है। आई को छुपाएंगे, इसके गुणा इसके साथ। अब गुणा हमें ध्यानपूर्वक करना है, ठीक है, गुणा हमें ध्यानपूर्वक करना है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो A2 B3 A2 C3, ठीक है। सो यहाँ से ध्यानपूर्वक करेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेता हूँ, कैलकुलेशन का ही खेल है। A2 गुणे में है B3 प्लस C3 माइनस, फिर यहाँ से है A3 गुणे में है B2 प्लस C2, ठीक है। प्लस का हो गया, फिर माइनस। अच्छा यहाँ पर प्लस है ना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस ही लगा लो। अब इसके लिए करेंगे, J के लिए A1 B3 C3 माइनस A3 B1 प्लस C1, ठीक है। J के लिए भी हो गया, K के लिए बात होगी, K के लिए A1 गुणे में B2 प्लस C2 माइनस A2 B1 प्लस C1, ठीक है। ये चीज़ हमें मिली है हल करने के बाद, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्लियर। अब अगर मैं थोड़ा सा अपने तरफ से मैं तुम्हें टिप्स दूं, ठीक है, थोड़ा सा अगर टिप्स दूं, मेरी बात अगर मानो तो यहाँ तक रुक जाओ। यहाँ तक रुकने के बाद ना एग्ज़ाम में 2 से 3 लाइन छोड़ देना, ठीक है। तुम्हारा टाइम बचाने के लिए टिप्स दे रहा हूँ, क्योंकि सिद्ध करना है तुम्हें, आंसर तो यही लाना है। और यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे भी हल करने पे वही आएगा। अब टिप्स क्या है, इसको अगर तुम हल करने जाओगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। हल तो तुम्हें करना पड़ेगा लेकिन टाइम वेस्ट होगा, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हें सिद्ध करना है तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आएगी। तो स्मार्ट बनो, 3 लाइन जगह छोड़ दो, कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट मत करो। ये कैलकुलेशन पे आ जाओ। आप पहले क्या निकालो, A क्रॉस B, और उसके बाद क्या निकालो, A क्रॉस C। उसको जोड़ो, जो आएगा ना वो चीज़ यहाँ लिख देना, ठीक है, वो चीज़ यहाँ लिख देना, और फिर दोनों को बराबर दिखाना। इससे तुम्हारा टाइम बचेगा। अगर टाइम है तुम कैलकुलेशन करके देख लो, वही क्या आएगा। पहले A क्रॉस B निकालूंगा मैं, I J K। A का गुणज क्या है, A1 A2 A3, और B का क्या है, B1 B2 B3। I के लिए A2 B3 A3 B2 माइनस J A1 B3 A3 B1, फिर प्लस K लग जाता है। K के लिए इसको छुपाओ, इसके गुणा इसके साथ
A1 B2 A2 B1, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई, इसको मैं समीकरण ए बोल देता हूँ। अब क्या निकालना है आपको, दूसरा है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी फिर से वही आई जे के। ए का गुणज क्या है बच्चों, A1 A2 A3, सी का है C1 C2 C3 आई A2 C3, ठीक है, A3 C2 जे A1 C3 और A3 C1 के, और यहाँ से के को छुपाएंगे A1 C2 A2 C1। अब क्या करना है, अब देखो इसको और इसको क्या है यहाँ पे जोड़ना है, तो समीकरण ए और बी को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, समीकरण ए प्लस बी, ठीक है। जोड़ना तुम्हें आता ही है, देखो सिंपल लॉजिक क्या है, ये आई है ये आई है, ठीक है ना। इसमें भी थोड़ा स्मार्ट बनना है कैलकुलेशन करने में। अब इसको और इसको तुम्हें जोड़ना है, ठीक है, आई का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट जोड़ना है। तो यहाँ से आ जाएगा A2 B3 A3 B2 प्लस, और यहाँ से आ जाएगा A2 C3 माइनस A3 C2, ठीक है। एक तरीका और है, ये चीज़ भी मत करो, इससे और टाइम वेस्ट होगा। ये चीज़ भी तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करने का ज़रूरत है, डायरेक्ट रख दो, जोड़ना है ना, ये चीज़ लिखो प्लस ये चीज़ लिख दो। देखो सिंपल सिंपल रखो एकदम। A2 B3 A3 B2 जे A1 B3 A3 B1 के हैं A1 B2 A2 B1। ये हो गया पहला वाला पार्ट। अब दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ। दूसरे वाले पार्ट में है I A2 C3 A3 C2 जे A1 C3 A3 C1 ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 बोलो। अब ये जो चीज़ आई है ना, एग्जैक्टली उठाकर यहाँ लिख दो, ठीक है, यहाँ लिख दो। अब ठीक स्मार्ट बनो, और ये चीज़ ही यहीं पे आएगी कैलकुलेट करने के बाद, तो उसको यहाँ पे लिख दो। I A2 B3 माइनस के A3 B2 में देख के लिख दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस का J A1 B3 माइनस के A3 B1 क्लियर। अब लास्ट में क्या लिखोगे, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर। स्मार्ट बनना है। वैसे अगर सरल करते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इस एक क्वेश्चन तुम्हारा टाइम बहुत खा जाएगा, ठीक है। एक समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर हम ये नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि जो A क्रॉस B प्लस सी है, वेक्टर का साइन लगा दो, वो किसके बराबर है, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C के। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा आराम से प्रूफ हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 8वें क्वेश्चन में अगर वेक्टर A 0 है, वेक्टर अथवा वेक्टर इन दोनों में से कोई एक 0 है और तब A क्रॉस B 0 होता है, क्या इसका विलोम सत्य है? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए, ठीक है। उदाहरण के द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है। अब क्वेश्चन नंबर 8वें में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि A 0 है अथवा B 0 है तब A क्रॉस B 0 होता है, ठीक है। क्या विलोम सत्य है?
उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कभी अगर किसी चीज़ को हमें मना करना होता है ना, तो हम उसे बाय एग्जाम्पल मना करते हैं। ये चीज़ तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो सत्य है असत्य है, अगर आपको असत्य बताना है तो उसको बाय एग्जाम्पल आपको मना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, हमें क्या दे रखा है, यदि ए वेक्टर 0 हो या बी वेक्टर 0 हो तो क्या होता है कि ए क्रॉस बी 0 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, माना मैं बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर भी 0 नहीं है और बी वेक्टर भी 0 नहीं है। मैंने दोनों को दोनों नॉन ज़ीरो ले लिया, ठीक है। ए भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है। देखो फिर क्या होगा, हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होता है बच्चों। अभी मैंने आपको सूत्र लिखवाया था स्टार्टिंग में कि मॉडुलस ए मॉडुलस बी, यानी ए का परिमाण गुणा बी का परिमाण गुणा साइन थीटा होता है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं ए भी 0 ना लूँ और बी भी ना 0 लूँ और फिर भी मैं दिखा सकता हूँ कि ए क्रॉस बी 0 आ जाएगा। ये बोल रहे हैं कि यदि ए वेक्टर 0 या बी वेक्टर 0 हो तो ए क्रॉस बी 0 होता है। मैं बोलूँगा अगर दोनों के दोनों मैं नॉन ज़ीरो लूँ तब भी मैं ए क्रॉस बी को 0 दिखा सकता हूँ, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल लेके मैं, तो फिर देखो क्या हो जाएगा। देखो यदि साइन थीटा को मैं अगर 0 ले लूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 से किसी चीज़ को गुणा करोगे तो क्या हो जाती है 0, तो भी हमारा ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। साइन थीटा का मतलब अगर साइन थीटा 0 है तो यहाँ थीटा कितना है, 0 है, ठीक है ना। अगर मैं एंगल 0 कर दूं तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और ए क्रॉस बी अगर 0 है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए एंड बी, ठीक है, ए और बी क्या हैं, समांतर होंगे, समांतर वेक्टर हैं, समांतर सदिश हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे माना, मैं आपको दिखाता हूँ प्रूव करके। मैंने मान लिया ए वेक्टर कुछ मानो और बी वेक्टर को कुछ मानो। मैंने ए वेक्टर मान लिया i + 2j + 3k और इसको मैं एक नंबर ले लो, दो से पूरे में गुणा कर दो। जैसे 2i 2 दूनी 4j + 6k। अब इसका तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, ए क्रॉस बी, यहाँ i यहाँ j यहाँ k, ठीक है। इसका गुणा 1 2 3 2 4 6 i 2 छंग 12 3 चौके 12 -j 1 छक्का 6 3 दूनी 6 की को छुपाएंगे 1 चौके 4 2 दूनी 4। अब आप खुद देखिए आ गया 0 का मतलब 0 वेक्टर, 0i 0j माइनस का लिखो प्लस का लिखो, बात तो एक ही होता है, 0 के आ गया 0। तो ये ए ना तो ए भी 0 वेक्टर नहीं है और बी भी 0 वेक्टर नहीं है, परंतु ए क्रॉस बी क्या आ गया, 0 वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये सत्य नहीं है, ठीक है। अगर ए 0 हो या बी 0 तो ए क्रॉस बी 0 होता है। क्या विलोम सत्य है, ए क्रॉस बी 0 ला के दिखा दिया, ए भी 0 नहीं था और बी भी 0 नहीं था, ठीक है। पुष्टि हो गई हमारे उत्तर की। 9वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने दे रखे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का भी एक बेसिक सा लॉजिक है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। देखिए आपको 3 बिंदु दे रखे, त्रिभुज है, ऑब्वियसली 3 बिंदु से मिलकर ही बनता है त्रिभुज, ठीक है। 3 डायमेंशन फिगर बनता है, लेकिन थोड़ा समझिएगा मेरी बात कहने का मतलब। ए ये है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। और इन सभी का एक इनिशियल वेक्टर लेना होता है, इनिशियल पॉइंट O, क्योंकि ये बिंदु के रूप में दे रखे हैं आपको, सिर्फ 1 1 2 ये दे रखा है 2 3 5 और सी आपको दे रखा है 1
5 5, ठीक है ना। तो यहाँ कहीं पर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ कहीं पर इनिशियल वेक्टर हम ओ ले लेते हैं इसे वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए, ठीक है ना। ओ ए ओ बी ओ सी करके लेना पड़ता है हमें वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, आई जे प्लस 2k, आई जे प्लस 2k। फिर बी ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 3 5, 2i 3j 5k। एंड ओ सी वेक्टर क्या हो जाएगा, i प्लस 5, ठीक है ना, i प्लस 5j 5k। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपको सूत्र पता होगा, अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। अगर सपोज करो ये ए बी सी है तो बी सी बी ए, एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, है ना, और ये ऊंचाई लंबवत होती है तब ये सूत्र लगता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं एक पॉइंट को फिक्स कर दे रहा हूँ, मैं निकालता हूँ ए बी वेक्टर, ए बी हो गया और फिर क्या जाएगा ए सी वेक्टर। ये चीज़ अपन को निकालनी पड़ेगी। ए बी क्या होता है, ओ बी माइनस की ओ ए, और ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस की ओ ए। ठीक, आप देख सकते हैं ओ बी क्या है, ये 2i में से ये घटाओगे i प्लस जे प्लस 2k। तो जब घटाएंगे तो ए बी वेक्टर आ जाएगा i, 3 में से j घटाएंगे 2j, और 5 में से 2k घटाएंगे तो आ जाएगा 3k। फिर आपको निकालना है ओ सी वेक्टर क्या है, ये ओ ए आई प्लस जे प्लस 2k, घटाएंगे तो ये आ जाएगा, आई में से आएगा 0i, 5 में से 1j घटाएंगे तो 4j, 5 में से 2k घटाएंगे तो 3k। अब ये जो दो वेक्टर आ गया ना, इनको क्या करना पड़ेगा, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना, मैं बता देता हूँ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वो क्या होगा, ए बी वेक्टर गुणा बी सी वेक्टर अपॉन में 2, और इसका लेना पड़ेगा मॉडुलस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ए बी वेक्टर हमने निकाल दिया है, जैसे हमने ए बोला है और इसको हमने बी बोला है। पहले ये चीज़ हम काउंट कर लेते हैं, ए यहाँ लिख देंगे आई, यहाँ जे, यहाँ के, ये क्या था इसका कोफिशिएंट, 1 2 3, और इसका क्या था 0 4 3, 0 4 3, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको सॉल्व करो, आई 2 3 6, 3 चौके 12, माइनस के जे, 3 1 कम 3, 3 इंटू 0 0, फिर प्लस के किया जाएगा, 1 चौके 4, 2 0 0, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 6i माइनस के 3j प्लस के 4k। फिर हमें क्या निकालना है, इसका परिमाण, -6 का वर्ग -3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 36 9 16, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा जोड़ने पर, √61, ठीक है। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हम मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा √61/2, क्षेत्रफल है तो यहाँ लिख देंगे वर्ग इकाई, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, किसी भी पार्ट में कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, ये 9,
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने इतने और इतने हैं। इसका हमें शीर्ष ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, त्रिभुज नहीं यार, क्या बोल दिया मैंने। एक समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए और बी आपको दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 था। देखिए हमें ए वेक्टर दे रखा है i माइनस के j प्लस के 3 के, और बी वेक्टर दे रखा है 2i माइनस के 7j प्लस का k। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीज़ हमें दे रखी है। हमें क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो हो जाएगा, जो दो वेक्टर दे रखे हैं ना उनका सदिश गुणन करना है और फिर उसका क्या लेना है, परिमाण निकाल लेना है। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा आंसर। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं। आई जे के, यहाँ से क्या है, 1 माइनस के 1 और यहाँ से 3, यहाँ से 2 माइनस 7 1। आई इसको इसके गुणा इसके साथ माइनस का 1, 3 7 21 माइनस माइनस प्लस। जे को छुपाएंगे, 1 कम 1, 3 दूनी 6। के को छुपाएंगे, 1 7 7, 2 1 कम 2 माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का। तो ये आ जाएगा 20i माइनस माइनस प्लस के 5j और माइनस के 5k। इसलिए अब निकालना है इसका परिमाण। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा बच्चों 20 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 425 25 450। ठीक है, 15 3 45। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 3 45 गुणा 10। ठीक है ना, इसको और तोड़ के लिख सकूँ, 3 बचे 15 गुणा 3, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 5। यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से एक जोड़ो, 3 बचे 15 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, सिर्फ 2। तो 15√2 वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। अगले जो 2 क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट भी है एमसीक्यू के दृष्टिकोण से। कह रहे मान लीजिए सदिश ए और बी इस प्रकार है कि ए का जो परिमाण 3 है और बी का परिमाण इतना है। ए क्रॉस बी मात्रक सदिश है यदि ए और बी का कोण कितना है। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। ठीक है, हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है ये हमारा। हम क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है, परिमाण ए गुणा परिमाण बी साइन थीटा। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें दे रखा है कि जो परिमाण ए है वो 3 है, परिमाण बी जो है वो √2/3 है, और जो ए क्रॉस बी है ये एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश है तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए क्रॉस बी का मान हमें 1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ ऐसे होती है। अब देखो इसका मान 1 दे रखा है तो रखेंगे 1, और ए का परिमाण दे रखा है 3, बी का परिमाण दे रखा है √2/3, और हमें थीटा ज्ञात करना है। 3 से 3 कैंसिल,
ये 2 गुणे में रखे क्या हो जाएगा, बट्टे में। इसका मान भी साइन में सोचो, ठीक है। इसका मान साइन में सोचेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 45 का मान होता है। साइन 45 का मतलब π/4, ठीक है। साइन से साइन हट जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा, π/4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा π/4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं MCQ। कह रहे हैं एक आयत के शीर्ष ABCD की स्थिति क्षैतिज दे रखे हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, यानी वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये OA मान लो, ये OB है, ये OC है, OD। इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। देखो अगर ये आयत है, ये A वेक्टर है, ये B C D, तो हमें AB निकालना पड़ेगा, हमें BC निकालना पड़ेगा। ये लंबाई की तरह काम करेगा, ये चौड़ाई का काम करेगा, है ना। और A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर दे रखा है। A आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, -KI ½ J + 4K, और B वेक्टर दे रखा है I 1/2 J + K4K। C वेक्टर दे रखा है I -K 1/2 4K, और D दे रखा है -KI, ठीक। ये चीज़ हमें दे रखी है ऑलरेडी वेक्टर, यानी कि तुम इसे OA, OB, OC, OD बोल सकते हो। तो हमें AB निकालना पड़ेगा, हमें BC निकालना पड़ेगा पहले। और ये लंबाई आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी, दोनों की गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। तो हमें निकालना सबसे पहले AB वेक्टर, ठीक है। AB क्या होगा, B में से, B क्या है I + ½ J + 4K, उसमें से A वेक्टर माइनस होगा, -KI, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, माइनस यहाँ से सिर्फ प्लस के 2i आ जाएगा, और इसका परिमाण कितना होगा, 2i का परिमाण तो 2 ही है, 2 का वर्ग सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये लंबाई होगी, अब ये चौड़ाई, ये भी है, ये भी है, जो निकाल लो। चौड़ाई AD एक ही पोजीशन से रखते हैं ना, AB निकाला है, AD निकाल दो, इसको हमने फिक्स कर दिया। AD क्या हो जाएगा, D वाला पहले आएगा, -KI, और तो इससे ये चीज़ कटा, इससे ये कटा, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ -½ J, -½ J जुड़ जाएगा, -½ J, और ये भी -½ J, तो सिर्फ -J आ जाएगा। और इसका जब परिमाण निकालेंगे, -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आता हूँ आयत का क्षेत्रफल, वो क्या होगा, AB का परिमाण गुणा AD का परिमाण, ठीक है। तो ये 2 आया था, ये 1 आया था, 2 1 कम 2, क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। जो उदाहरण है बच्चों, आप खुद ट्राई करोगे, और इसके बाद हम विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।